ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया। शक है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर था जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। यह थ्योरी इसलिए भी और पुख्ता हो जाती है क्योंकि जूते में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी विस्फोटक के ट्रेस मिले। इससे उमर के शू बॉम्बर होने का शक बढ़ गया है। एजेंसियां इसे 2001 की घटना से जोड़कर देख रही हैं जब एक अल कायदा का सुसाइड बॉम्बर पेरिस से मियामी जाने वाली फ्लाइट में होममेड बम को जूते के सोल में छुपाकर चढ़ गया था। आतंकी ने अपने जूते में टीएटीपी और पीईटीएन छुपा रखा था। उस पर जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ने भी इसी पैटर्न का अपनाया होगा और वो शू बॉम्बर था। साल 2001 में आतंकी ने फ्लाइट में जिस जूते में बम विस्फोटक छुपाने और धमाका करने की नाकाम कोशिश की थी, उस जूते की तस्वीर ये है। काले रंग के जूते के जो उसका सोल होता है उसको काटकर उसमें विस्फोटक और ट्रिगर दोनों भर दिया गया था। आशंका जताई जा रही कि उमर ने भी इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा। उमर के जूते में टीएटीपी विस्फोटक का ट्रेस मिलने से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए क्योंकि टीएटीपी यानी ट्राई एसीटोन ट्राईपेरोक्साइड एक घरेलू विस्फोटक है जो बहुत अस्थिर और खतरनाक होता है। इस वजह से इसे मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की अम्मा कहा जाता है क्योंकि यह बनाने वाले को भी मार सकता है। यह इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा घर्षण या स्टैटिक बिजली से भी इसमें जोरदार धमाका हो जाता है। मान लीजिए किसी बॉक्स में टीएटीपी है और कोई बॉक्स का ढक्कन खोल रहा है तो उतने से फ्रिक्शन से भी टीएटीपी ब्लास्ट हो सकता है। अगर यह गीला हो जाता है तब भी ब्लास्ट कर सकता है। केवल 1 ग्राम टीएटीपी का ब्लास्ट भी एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह विस्फोटक देखने में सफेद पाउडर जैसा होता है लेकिन सस्ता है, आसानी से फट जाता है, इसलिए आतंकी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैश जैसे आतंकी संगठन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कहा जा रहा है कि यही टीएटीपी जो है वो ये डॉक्टर उमर के जूते में भी मिला है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी D6 मिशन की साजिश में जुटे थे। अब ये D6 क्या है? D6 मिशन का लक्ष्य 6 दिसंबर को आतंकी हमला करना था। देश के अलग अलग 6 शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग थी। आतंकी हमलों के बाद नेपाल भागने की साजिश थी इनकी। आतंकी डॉक्टर शाहीन से मिले दस्तावेजों में D6 मिशन का जिक्र है। इसे बाबरी का बदला मिशन बताया गया। जब्त दस्तावेजों में डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन नाम दिया गया था। आतंकी आकाओं ने शाहीन को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर रखा था। दिल्ली जांच की ब्लास्ट में अब मैडम एक्स और मैडम जेड की भी एंट्री हो गई। ये तो मैडम सर्जन है, इसको मैडम सर्जन करके बुला रहे थे, लेकिन ये मैडम एक्स और मैडम जेड कौन थी? जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 नंबर मिले। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से इन्हें सेव किया गया था। शाहीन और मैडम सर्जन को दोनों नंबरों से निर्देश भेजे जाते थे। शाहीन ने मैडम एक्स को एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी। मैडम एक्स ने रिप्लाई में कहा था कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था और ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले का कोडवर्ड था। जांच एजेंसियों को शक है कि यह मैडम एक्स और मैडम जेड जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहनें हो सकती हैं। आतंकी शाहीन को लेकर सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टर शाहीन और जैश ए मोहम्मद मिलकर एक बड़ी साजिश को भारत में अंजाम देने वाले थे। दरअसल जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को ऑपरेशन हमदर्द की कमान सौंपी थी। नाम देख रहे हैं, ऑपरेशन हमदर्द। ऑपरेशन हमदर्द के तहत मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं निशाने पर थीं। जैश ने इस ऑपरेशन के लिए 3 कैटेगरी बनाई थी। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को रखना था। उन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्द बनाने का प्लान था। दूसरी कैटेगरी में मॉडर्न मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था। इन्हें विदेश ले जाने और ऐशो आराम वाली जिंदगी का लालच देने का प्लान था। और तीसरी कैटेगरी में विचारों से कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था क्योंकि इन्हें जिहाद के रास्ते पर लाना आसान था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन ही है। आतंकियों की भर्ती से लेकर फंडिंग तक सब कुछ डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन देख रही थी। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने पर जांच एजेंसियों को पाकिस्तान का कनेक्शन मिलने की भी बात सामने आ रही है। यह खुलासा हुआ है कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन के पास एक नहीं 3-3 पासपोर्ट हैं। डॉक्टर शाहीन 6 बार विदेश जा चुकी है। खुलासा हुआ है कि साल 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड गई थी। जांच के दौरान आतंकी शाहीन के कुल 7 बैंक खातों का पता चला है।
शाहीन के बैंक अकाउंट से 7 साल में 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। जांच एजेंसियां पैसों के सोर्स का पता लगाने में अब जुटी हैं। 3 खाते कानपुर में और 2 लखनऊ में और दिल्ली में। दिल्ली ब्लास्ट की एक कड़ी को जोड़ने के लिए आज जांच एजेंसियां हरियाणा के नूह जिले में भी गईं। यहीं की हिदायत कॉलोनी में आतंकी उमर किराए के मकान में रहता था। उमर के कमरे में बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक कमरे से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और कुछ उपकरण बरामद हुए। यह भी खुलासा हुआ है कि इस मकान में पहले एक महिला भी रहती थी, जो अब गायब हो गई है बताया जा रहा है। उसकी तलाश भी की जा रही है। इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। यानी इधर दिल्ली ब्लास्ट की ताबड़तोड़ जांच आगे बढ़ रही, कोई भी मिसिंग लिंक न रहे इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन उधर बॉस दिल्ली ब्लास्ट पे पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता इस ब्लास्ट को लेकर जो नैरेटिव चला रहे हैं, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे कि क्या लोग हैं ये लोग। ब्लास्ट को इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है। ब्लास्ट के पीछे आरएसएस का हाथ होने का झूठ फैलाया जा रहा है। ब्लास्ट को कश्मीरियों पर जुल्म और 370 हटाने की साइड इफेक्ट की तरफ पेश किया जा रहा है। इन आतंकियों को कठपुतली और भटके हुए नौजवानों की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टरों के पकड़े जाने पर उसका ठीकरा भी मोदी सरकार और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर फोड़ा जा रहा है। आप सुनिए कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई कैसे इस ब्लास्ट में आरएसएस यानी संघ की जांच करने की बात कर रहे हैं और इसे इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस का हाथ है कि नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जो हिंसावादी हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा। वो कुछ माने जाने वकील हैं, तो वो जो बोलते हैं कि अंदरूनी मामला भी इसमें होगा, अंदरूनी आतंकवाद होगा, तो इसकी जांच होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी? ये हमारा सवाल है। नहीं, आपका सवाल क्यों है? किसने आपसे बोला कि सवाल पूछो? घर में खाली बैठे बैठे कोई काम नहीं है, यहां देश पर अटैक हो रहा है और कई हमले रोके जा रहे हैं और उसके बाद ये लोग बैठ के कि आरएसएस का हाथ है। टाइम पास अंताक्षरी चल रही है कि तुमने जो है वो डॉक्टर्स, आतंकी डॉक्टर्स की टीम पकड़ ली तो आरएसएस को भी कर लो, उनकी भी जांच कर लो। मुंबई में अटैक हो जाए तो भगवा आतंकवाद की बात कर दो। ये क्या तराजू लेके घूम रहे हैं? जबरदस्ती तराजू बराबर करना है। ये क्या कांग्रेस के नेता है, मुझे समझ में नहीं आता है बॉस। कह रहे कश्मीर में जो होगा उसका रिएक्शन तो होगा। हर चीज का एक बहाना निकाल लेते कि कश्मीर में कुछ हो रहा है, उसके लिए आतंकी हमला हो रहा है। कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म हो रहा है, लोग नोट छाप रहे हैं, तब उसका क्या? हुसैन दलवाई ठीक वैसा ही नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा 26/11 मुंबई हमले के बाद कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फैलाने की कोशिश में की थी। कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें करते हैं, फिर जब चुनाव में जनता मुंह फिर लेती है तो कहते हैं वोट चोरी हो गया। अरे बॉस, पब्लिक का सेंटीमेंट समझते नहीं है। ब्लास्ट पर इसी तरह की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती दिल्ली ब्लास्ट को 370 हटाने का साइड इफेक्ट बताकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए जरा मैडम को। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद, आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहां शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है।
आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? इनको मुल्क की चिंता हो रही है, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते रहोगे आप खाली मुस्लिम कर रही हैं, वो नहीं दिख रहा है आपको? आतंकी को भी आप जो है वो जस्टिफाई कर रही हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है तो डॉक्टर जो है वो RDX लेके उड़ गया, कहां सेफ है? कोई भी आतंकी हमले के पीछे आप उसकी वजह कैसे तलाश सकती हैं बॉस? सारी तकलीफ जो है वो कश्मीर में ही हो रही है, दुनिया में, देश में और कहीं कोई तकलीफ नहीं है। कोई फट रहा है क्या? डॉक्टर बने बैठे हैं लोग, आके फीस दे रहे हैं कि मेरा इलाज करो। कौन सी इनको तकलीफ हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस ब्लास्ट ने पूरे देश को दर्द दिया, उस ब्लास्ट को कश्मीर की मुसीबत बताकर महबूबा मुफ्ती एक तरह से पाकिस्तान को ही तो क्लीन चिट दे रही हैं। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि मोदी सरकार ने कश्मीर को अलग थलग कर दिया। आप सेना प्रमुख को सुन लीजिए, उन्होंने बताया कि कैसे कश्मीर में आतंक पर नकेल कसी गई, कैसे कश्मीर में बदलाव आया जिससे पाकिस्तान से सप्लाई होने वाले आतंक पर बहुत हद तक रोक लगी। 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज्यादा बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि महबूबा मुफ्ती कोई अकेली नहीं है, फारूक अब्दुल्ला भी ब्लास्ट पर पॉलिटिक्स कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात करते करते उसमें पाकिस्तानी मुनीर की भी बात करने लग गए। जिम्मेवार नहीं है इस चीज के, जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. मुझे ये हिंदुस्तान की हुकूमत से एक पूछना पड़ेगा, क्या हमारा फैसला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को करना है? क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहे हैं, मुझे दिखता है। इन सब को किसी तरीके से यह दिमाग में भर देना है कि बेचारा आतंकी, उस पर क्या बीती होगी कि बेचारा आतंकी बन गया। अरे कुछ भी बीत जाए बॉस, कुछ भी बीत जाए, कैसे दूसरों को मार सकते हो भाई? और उसको ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं ये बोल के कि भाई उसकी वजह देखिए कि क्या हुआ होगा। अरे उसके दिमाग में भरा हुआ है कि बाबरी मस्जिद गिर गई, उसको ईंट पत्थर की बनी बाबरी मस्जिद गिरना दिखता है, उसके बम से हाड़ मांस का इंसान फट गया ये नहीं दिख रहा है। और ऐसे आदमी के पीछे हम देखने चलें कि वो क्यों आतंकी बना। ये लोग खुद, इनके घर में कितने आतंकी बने, इनके यहां घर में, इसका मतलब कोई तकलीफ नहीं है। ये भी तो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, इनका बेटा तो सीएम की कुर्सी पे बैठा है, दूसरे का बेटा आतंकी क्यों बन गया, इसकी वजह तलाशी, बेचारा तकलीफ में रहा होगा। पाकिस्तान के इशारों पर पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी साजिश रचने में लगे थे, लेकिन ब्लास्ट पर पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस नेता इसके लिए भी पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पाकिस्तान को कैसे कवर फायर दे रहे हैं, सुनिए जरा। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है।
कि आप ये विचार करें कि ये हालात कैसे पैदा हो गए हैं। भैया ये मोदी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी और आपके पार्टी की है, जो हर बार बैठ के यही बताने लगते हैं कि देखिए बेचारे के साथ क्या गलत हुआ होगा, एक बार ढूंढिए, किसी का ढूंढिए कि इसके पिताजी को जो है वो जम्मू कश्मीर में सेना ने किसी ने जो है वो एक लपड़ मार दिया था तो बेचारा आतंकी बन गया। या आतंकी की वजहें, आतंकी बनने की वजहें तलाशना कम कीजिए। 140 करोड़ लोगों का देश है, सब पूरे टाइम फुल टाइम मजे में नहीं जी रहे हैं, लेकिन लोगों ने देश के साथ खड़ा होना चुना है, अपनी तकलीफों को साइड में रखकर देश के लिए बोलना और चलना सीखा है। तकलीफ जिसके जीवन में आएगी वो आप कह रहे हैं कि देखिए बेचारा आतंकी काहे बना, चेक कीजिए, आप ही की गलती है। क्या बोला जाए, इसीलिए लोग हारते हैं, उसके कहेंगे वोट चोरी हो।